हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 2017 के एमपी आरक्षक यानी कि कांस्टेबल के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें अभी हमने 8वें पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है और इसमें भी अभी हम 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है ना। आज हम 21 से लेकर 30वें तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि पुनः आज हम 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो देखते हैं भाई कि आपका 21वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 150 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक भुजा दूसरी भुजा से 25 सेंटीमीटर अधिक है तो इसकी छोटी भुजा निम्न होगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, तो आप कहेंगे सर एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। ठीक है ना। तो इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे अगर हम बोले इसमें कि आपकी कौन कौन सी विपरीत भुजा हैं, तो आप कहेंगे सर विपरीत भुजा ए बी और क्या है डी सी है, और यहाँ पर डी ए और यहाँ सी बी है। तो ये विपरीत भुजाएं हैं, ये कैसी होंगी, आपस में बराबर तथा समांतर होगी। साथ ही समांतर चतुर्भुज में क्या बनते हैं भाई, दो विकर्ण बनते हैं। जो दो विकर्ण बनते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर ये एक बिंदु O पर काट रहे हैं तो यहाँ से जो OC की दूरी है और जो OA की दूरी है, इसी प्रकार जो OD की दूरी है और जो OB की दूरी है, आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है। तो अगर हम पॉइंट नंबर पहले की बात करें, जैसा कि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अकॉर्डिंग है कि इसकी विपरीत भुजाएं यानी कि ए बी बराबर किसके है, डी सी के। साथ ही अगर हम बात करें तो ए बी समांतर भी है किसके, तो आप कहेंगे सर डी सी के। ए बी बराबर है और साथ ही साथ क्या है, समांतर भी है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हमने बोला कि विपरीत भुजाएं, तो अभी विपरीत भुजा में कौन सी रह गई, ए डी। ए डी बराबर किसके होगा, तो आप कहेंगे सर बी सी के। और इसी प्रकार ए डी समांतर भी किसके होगा, बी सी के। तो समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है। ठीक है। हमने बोला कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, जो विकर्ण की परिता है, तो यहाँ पर ओ ए बराबर ओ सी होगा। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर ओ बी बराबर क्या होगा, ओ डी होगा। इसके अलावा अगर हम बोलें कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसको और समझ लेते हैं भाई। जैसे हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, यही समांतर चतुर्भुज है, बस हम इसको विकर्ण के परिता बात कर रहे हैं। हम ए बी सी एंड डी, एक विकर्ण ये ए सी है। तो ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ना आपको ए बी सी, तो आपको जो त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और अगर हम बात करें दूसरा त्रिभुज आपका ए सी डी, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है ए सी, वो समांतर चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। जिस प्रकार ए बी सी का क्षेत्रफल ए सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है, उसी प्रकार दूसरा विकर्ण अगर आप लेते हैं बी डी, तो दूसरा विकर्ण भी चलिए ले लेते हैं। अगर हम एक समांतर चतुर्भुज फिर से बनाते हैं, उसमें हम किसको मेंशन कर लें, उसमें हम बी डी को अगर मेंशन कर लें, तो देखिए एक हमने समांतर चतुर्भुज फिर से बना लिया। इसमें हमने ए बी सी डी नाम दिया और ये बी डी विकर्ण हो गया। तो ये वाले क्षेत्रफलों की जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे क्षेत्रफल आपका क्या होगा, ये ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज दूसरा आपका बन रहा है। तो अगर हम दूसरे त्रिभुज की बात करें, ये आपके बी सी डी का क्षेत्रफल, ये भी कैसा होगा, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो दो त्रिभुज बनते हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है, पॉइंट नंबर आप ले लीजिए 5 इसको। ठीक है, बराबर होता है त्रिभुज, तो आप कहेंगे सर ए सी डी का क्षेत्रफल। अब इसी पॉइंट नंबर 5 में ये किसके परिता है, तो विकर्ण ए सी के परिता बात कर रहे हैं, विकर्ण ए सी बांट रहे हैं यहाँ पर।
ठीक है। इसी पॉइंट में अगर हम बोलें कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे बराबर होगा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल। ये किस विकर्ण के परिता है, तो आप कहेंगे सर ये बी डी विकर्ण के परिता बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बी डी विकर्ण के परिता बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने समझा कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है, ठीक है ना। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका एक विकर्ण इसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, इसी प्रकार दूसरा विकर्ण भी इसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से एक निष्कर्ष और निकलेगा कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल त्रिभुज ओ सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। या हम बोलें त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल त्रिभुज ओ सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसी प्रकार त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ओ डी ए के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये समांतर चतुर्भुज की कुछ बातें हमने जाननी। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, इसके परिमाप की, कि किस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और किस तरीके से इसका परिमाप निकालते हैं। तो अगर हम एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज, चलिए हमने एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया। तो ये समांतर चतुर्भुज जो हमने बनाया, इसमें हमने एक भुजा की लंबाई b मान ली और इस भुजा की लंबाई a मान ली। इस पूरे समांतर चतुर्भुज को नाम फिर से हमने क्या दिया, ए बी सी डी। ये ए बी सी डी क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसमें भुजा बी सी के परितः जो ऊंचाई है उसको हमने नाम दे दिया h1 और भुजा ए पर जो ऊंचाई है उसको नाम दे दिया h2। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार और उसके सापेक्ष ऊंचाई, आधार और उसके सापेक्ष ऊंचाई, ठीक है। मतलब जो भी आपको आधार दिया है उसके सापेक्ष ऊंचाई के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहते हैं। अब हम बात करें समांतर चतुर्भुज के का परिमाप, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, तो आपको पता है कि विपरीत भुजाएं बराबर होती है, अगर ये बी है तो ये भी बी और ये ए है तो ये भी ए। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2a + b, ये समांतर चतुर्भुज का परिमाप है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि इसकी एक भुजा दूसरी भुजा से 25 सेंटीमीटर अधिक है और साथ ही परिमाप आपको दिया है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हमें दिया क्या है, परिमाप दिया है समांतर चतुर्भुज का, परिमाप कितना दिया है, ये किसका परिमाप है, तो पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 150 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 2a + b बराबर किसके 150 सेंटीमीटर के। लेकिन एक कंडीशन भी दी है कि इसकी एक भुजा दूसरी भुजा से कैसी है, 25 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए अगर एक भुजा हम कितनी मान लेते हैं, मान के चलिए x मान लिया हमने, a को कितना मान लिया x, तो b कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे b हो जाएगा x + 25। एक भुजा है, कोई भी एक भुजा दूसरे से कितनी है, 25 सेंटीमीटर अधिक है, तो किसी को भी रख सकते हैं हम, यहाँ पर वैल्यू रखें तो 2, a की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे x, b की वैल्यू कितनी x + 25 बराबर में कितना 150। तो यहाँ से देखिए क्या रिजल्ट निकलेगा, 2x + 25 बराबर में कितना 150। 150 अभी कट रहा है, इसको काट दीजिए बेटा, 2 से कितने बार, तो आप कहेंगे सर 75 बार, ठीक है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 75 में से 25 माइनस कर दीजिए 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 25। अच्छा आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा गया है तो इसकी छोटी भुजा निम्न है। तो देखिए हमने छोटी भुजा क्या मानी थी, x मानी थी, तो हमने छोटी भुजा क्या मानी, x मानी है। तो छोटी भुजा की लंबाई आ गई कितनी, 25 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समांतर चतुर्भुज के बारे में जाना कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, उसका परिमाप क्या, उसका क्षेत्रफल क्या, किस तरीके से उसके विकर्ण उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है और किस तरीके से उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। साथ ही आपको बता दें, अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन की सहायता से करना चाहते तो भी आप आसानी से कर लेते। कैसे करते,
तो देखिए आप परिमाप जानते हैं कि 2a + b होता है। अगर हम पहला ऑप्शन उठा ले, देखिए हमारा आंसर भी क्या आया, पहला ही ऑप्शन आया ए। काफ़ी अच्छी बात होती है कि अगर हम ऑप्शन की सहायता से करें और हमारा पहला ही ऑप्शन आंसर हो। अब ये तो हमें नहीं पता रहता कि आंसर ले, लेकिन अगर आप ऑप्शन की सहायता से कर रहे हैं और पहला ही ऑप्शन अगर आपका आंसर है तो पहले ऑप्शन के बाद आपको चेक नहीं करना पड़ता। लेकिन ऑप्शन में दिक्कत कहाँ आती है, जब पहला हमारा आंसर नहीं हो, डी नंबर का हमारा आंसर हो। डी ऑप्शन अगर आंसर होगा तो हमें सारे ऑप्शन तो चेक करने हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि छोटी भुजा 25 है, पहला ऑप्शन हमने लिया कि छोटी भुजा कितनी है, 25 है। तो आपको पता है कि बड़ी भुजा कैसी है, छोटी भुजा से 25 अधिक है, तो आप कहेंगे सर 50 हो गई। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 75। तो परिमाप क्या होता है, इनके योग का 2 गुना होता है। परिमाप क्या होता है, जो पेरीमीटर होता है वो इनके योग का 2 गुना होता है। यानी कि 25 और 75 हो गया, इसका 2 गुना कर दीजिए। तो 2 गुना जैसे ही किया कितना आ गया, 150। और क्वेश्चन में भी परिमाप कितना बोला था, 150 बोला था। तो देखिए 150, तो पहले ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आयत चित्र में आयत की ऊंचाई क्या प्रदर्शित करती है। तो आयत चित्र सबसे पहले समझ ले, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। तो जो हिस्टोग्राम होता है ना, उस हिस्टोग्राम में आपसे पूछा गया है कि जो आयत चित्र होता है उसमें आयत की जो ऊंचाई होती है वो क्या प्रदर्शित करती है। तो थोड़ा सा आप समझ ले, इसको इस तरीके से बनता है हिस्टोग्राम। आपने देखा होगा जब आप बार ग्राफ पढ़ते हैं तो इस तरीके से पिलर एक दूसरे से चिपके होते हैं। सभी पिलरों की मोटाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती है। मोटाइयाँ बराबर होती हैं, भाई हमारे पतले मोटे बन रहे हैं लेकिन यहाँ सब बराबर हो गए, इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई पूछ रहे हैं कि जो ऊंचाई है वो किस चीज़ को बता रही है, तो आप बताइए कि ऊंचाई किस चीज़ को बताती है। मान के चलिए हमें जनसंख्या की बात करें कि सन 2000 में जनसंख्या इतनी, सन 2002 में इतनी, 2004 में इतनी, 2006 में इतनी, 2008 में इतनी। तो मतलब क्या है, हर 2 साल बाद जनसंख्या पहले बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर घटी। मतलब ये आवृत्ति को शो करता है, यानी कि बारंबारता को इसकी आवृत्ति को शो करता है कि इसकी आवृत्ति कितनी है। तो ध्यान रखें कि जो आयत चित्र होता है, आयत की ऊंचाई क्या प्रदर्शित करती है, तो उसकी आवृत्ति को प्रदर्शित करती है। आयत चित्र में उसकी ऊंचाई उसकी आवृत्ति को प्रदर्शित करती है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं कि भाई क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि P का 17% Q के 13% के समान है। ठीक है, P का 17% Q के 13% के समान है। तो Q अनुपात P का मान क्या होगा। तो Q अनुपात P का अनुपात है, आपको ये ज्ञात करना है, यानी कि Q अनुपात P निकालना है। तो देखिए इन्होंने बोला कि P का कितना 17% किसके समान है, तो आप कहेंगे सर Q के 13% के समान है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल। अब आपको Q अनुपात P निकालना है, तो Q के बटे में क्या ले जाएंगे, P को, और 17 के बटे में क्या आ जाएगा, 13। तो आपको बात समझ में आ गई कि आंसर क्या आ गया। तो Q अनुपात P कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 17 के बटे में क्या चला जाएगा, 13। 17/13 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो किस ऑप्शन में दिया है भाई, 17/13, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो रही ना बात। तो देखिए आप बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी कांस्टेबल, जेल प्रहरी या आपके एसआई लेवल के जो पेपर होते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, बस नियमित रूप से पढ़ते रहें, नियमित रूप से पढ़ते रहें। सिलेक्शन केवल आपको आपकी पढ़ाई और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें। ये कॉन्फिडेंस जो है ना, मेन काम आपका कॉन्फिडेंस ही करेगा, ओवर नहीं होने देना उसको। ओवर कॉन्फिडेंस क्या करता है, आप यहाँ पहुँच जाओगे, वो आपको यहाँ ला देगा, गिरा देगा एकदम से नीचे, आपका सिलेक्शन होते होते नहीं हो पाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस हमेशा रखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस की ही दम पर एग्जाम निकलता है। ठीक है, तैयारी तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस भी साथ में, क्योंकि अगर आप नर्वस आ गए तो आपका पेपर बिगड़ जाता है। और ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अगर चीज़ें क्लियर करते जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते जाएंगे, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले रमेश और सुंदर की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। तो सुंदर की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें रमेश और सुंदर की आयु का अनुपात। तो रमेश
और सुंदर, रमेश और सुंदर की आयु का अनुपात आपको दिया है। तो रमेश के लिए R, सुंदर के लिए हमने S लिख लिया। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है? 6:5। लेकिन कब का अनुपात है ये? तो ये बोला 6 वर्ष पहले। तो ये अनुपात जो दिया है वो कब का है? 6 वर्ष पहले का। ये अनुपात कब का है? 6 वर्ष पहले का अनुपात है। अब हम बात करें कि 4 वर्ष पश्चात ये अनुपात कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे सर 11:10 हो जाता है। तो ये कब का अनुपात है? 4 वर्ष पश्चात का, 4 वर्ष बाद का अनुपात है। ठीक है, ये कब का अनुपात है? 4 वर्ष बाद का। अब आप बताइए, हम केवल इतनी सी चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अभी मान के चलिए 15 वर्ष का है, तो 5 साल पहले कितने का होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि 5 साल पहले कितने का होगा वो, तो आप कहेंगे सर 5 साल पहले होगा वो 10 साल का। ठीक है, और 5 साल बाद कितने का होगा वो, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप कहेंगे सर 5 साल बाद वो होगा 20 का। कितने का होगा? 20 का। तब आप बताइए 5 साल पहले की और 5 साल बाद की दोनों आयु के बीच में अंतर कितने का है? तो आप कहेंगे सर 10 साल का है। यानी कि हमने 5 और 5 को जोड़ दिया, जो मतलब पहले का अंतर था और जो बाद का अंतर था उनको जोड़ दिया, तो 5 साल पहले और 5 साल बाद यानी कि 10 और 20 में 10 का अंतर है। तो अगर केवल आप 5 साल और इन 5 साल को जोड़ दें तो 10 का ही अंतर आ रहा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 6 साल और 4 साल के बीच में कितने का अंतर होगा? तो आप कहेंगे सर 10 साल का अंतर होगा, 10 वर्ष का अंतर होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर रमेश 6 साल पहले 6 का था और सुंदर 5 का था। 4 साल बाद रमेश 11 का हो गया, सुंदर 10 का। तो आप जानते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच की आयु के बीच में हमेशा अंतर कैसा रहता है? समान। तो यहाँ अंतर 1 का और यहाँ भी अंतर कितने का? 1 का। समान है, तो हमें समान करने की ज़रूरत नहीं। 6 से रमेश कितने का हो गया? 11 का, यानी कि कितने की वृद्धि हुई? 5 की। सुंदर में भी 5 की वृद्धि हुई, तो हम कह सकते हैं ये 5 बराबर किसके है? तो आप कहेंगे 10 वर्ष के है। 1 बराबर किसके है? तो आप कहेंगे 2 वर्ष के है। अब आप बताइए, आपसे पूछा क्या गया है सुंदर की वर्तमान आयु कितनी है? तो सुंदर की 6 साल पहले की आयु कितनी है? 5। तो 5 की यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। तो आप कहेंगे सुंदर 6 साल पहले कितने का था? तो 10 साल का था। तो वर्तमान में कितने का होगा? तो इसमें 6 साल और जोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो आयु आई है वो 6 साल पहले की है। तो 6 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 साल। तो सुंदर की वर्तमान आयु कितनी निकल कर आ गई? वर्तमान आयु कितनी निकल आई सुंदर की? तो आप कहेंगे सर 16 साल। ये आपका आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।